आप सभी बच्चों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले जितने भी वीडियो देखे हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों को हमने डिस्कस किया है। ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। अब हम अप्लाइड केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है जल उपचार, वाटर ट्रीटमेंट। इसमें हम देखेंगे कि जल उपचार की कौन कौन सी विधियां हैं, वाटर में किस किस तरह के सॉल्ट पाए जा रहे हैं, उन सॉल्ट की पाए जाने के कारण वाटर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। सबसे पहले जो इसमें टॉपिक आता है वाटर ट्रीटमेंट में, वो हम देखते हैं जल की कठोरता। जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की कठोरता का मतलब क्या है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। जल की कठोरता कहते किसे हैं, तो ऐसा वाटर या ऐसा जल जो क्या करता है, जो सोप के साथ, सोप समझते हैं ना, साबुन के साथ, सोप का मतलब साबुन, ऐसा जो साबुन के साथ क्या करता है, झाग का फॉर्मेशन ना करता हो या बहुत ही कठिनाई से करता हो। झाग को कहते हैं फोम। झाग का फॉर्मेशन बहुत ही कठिनाई से करता हो या फिर ना करता हो, ऐसे वाटर को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाटर को हम कहते हैं कठोर जल। कठोर जल ऐसा। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है, तो इससे ये प्रभाव पड़ता है कि जो क्लीनिंग एक्शन है, जो सोप की क्लीनिंग एक्शन है वो प्रभावित होती है, यानी क्लीनिंग एक्शन जो है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर फोम या झाग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ऐसा। तो सबसे पहली बात, कठोर जल किसे कहते हैं, तो कठोर जल ऐसे जल होते हैं जो सोप या साबुन के साथ झाग का फॉर्मेशन बहुत ही कठिनाई से करते हैं, जिसके कारण जो है इनका क्लीनिंग एक्शन या जो साफ करने की क्षमता है वो क्या होता है, वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। अब हम अगर देखें कि हार्डनेस जो है वो कितने प्रकार का है या किन किन आयनों के कारण होता है, तो हम देखने जा रहे हैं हार्डनेस के प्रकार। हार्डनेस के प्रकार या कठोरता के प्रकार। कठोरता के प्रकार। हार्डनेस जो है कुल मिला के दो तरीके का हो सकता है। एक को हम कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस ऐसा, यानी हिंदी अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे अस्थाई, अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता, जाहिर सी बात है अगर एक अस्थाई है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस को अगर हिंदी में आप देख रहे हैं तो इसे हम कहेंगे अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से ऐसे आयंस हैं जिसके कारण इस तरह की हार्डनेस जो है देखने को मिलेगी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेम्पोररी हार्डनेस की, कि टेम्पोररी हार्डनेस क्या है और ये किसके कारण हो रहा है। टेम्पोररी हार्डनेस देखें, अगर हम बात करते हैं अस्थायी कठोरता की, अगर हम बात करते हैं अस्थायी कठोरता, तो अस्थायी कठोरता जो है ये जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन हो सकता है या मैग्नीशियम आयन हो सकता है, और इस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का हमेशा क्या होगा
बाइकार्बोनेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट आयन है। अगर कोई भी ऐसा वाटर है जिस वाटर या जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित है, तो इस आयनों के कारण जो हार्डनेस होगा, जो कठोरता होगा, उसे हम कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी क्यों कहते हैं, इस बात को भी देखेंगे। इस टेम्पोररी हार्डनेस का एक नाम और है। एक नाम और क्या है? इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं, यानी कार्बोनेट कठोरता भी कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा। तो चाहे कार्बोनेट के नाम से पूछा जाए, कार्बोनेट हार्डनेस, या किसके नाम से पूछा जाए, या फिर अस्थायी कठोरता, दोनों एक ही चीज है। अस्थायी क्यों कहा जा रहा है? इसलिए अस्थायी कहते हैं क्योंकि इस तरह की जो कठोरता है वो आप क्या कर सकते हैं, जल को बॉयल करके, बॉयल समझते हैं ना, उबालना, तो जॉयल वाटर को क्या कर सकते हैं, बॉयल करके आप दूर कर सकते हैं। बॉयल है, वाटर को बॉयल करके इस तरह की हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं, इस बात को आप देखते हैं। कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको लिखना है फार्मूले में तो ऐसे लिखा जाएगा, और अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर ये दोनों आयन एक साथ मौजूद हैं या अलग अलग भी मौजूद हैं, तो जिस तरह की हार्डनेस हो रही है उसे हम कह रहे हैं टेम्पोररी हार्डनेस का नाम दे रहे हैं। अब देखिए टेम्पोररी क्यों है, इसलिए है कि सपोज करिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ऐसा, और आपने क्या किया, पानी को क्या कर दिया, बॉयल किया, ऐसा पानी को बॉयल किया, तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और कुछ अमाउंट में वाटर। इस तरीके से ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये जल में घुलनशील है, यानी ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, और वहीं पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये जल में अघुलनशील है। दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक घुलनशील है, एक अघुलनशील है। ये वाटर में घुलनशील है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये वाटर में अघुलनशील है, तो होगा क्या कि जैसे ही बाइकार्बोनेट जो है अपने कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, तो आपने जो पानी लिया है, देखिए ऐसे, ये वाटर है ऐसा, और इसमें बाइकार्बोनेट अगर है तो वाटर में घुलनशील है, लेकिन ये जैसे ही कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा वैसे क्या करेगा, नीचे यहाँ पे सेटल कर जाएगा, नीचे यहाँ बैठ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पानी को फिल्टर कर लीजिए, और पानी को जैसे आप फिल्टर करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पानी से अलग हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही अलग हो चुका है, और वाटर है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप वाटर को बॉयल कर देते हैं केवल, तो आपको क्या होगा कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो उसका जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है पानी से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हो सकता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट देखिए कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, और अगर आप इसको भी बॉयल करते हैं तो ये फिर से कन्वर्ट होगा अपनी कार्बोनेट में, और इसका जो कार्बोनेट है फिर से वाटर में अघुलनशील है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, और जब डिसॉल्व नहीं होगा तो फिर से आप क्या देखेंगे, फिर से आप फिल्टर करिए और ये निकल जाएगा। इस तरह की जब भी जो हार्डनेस है, तो जब भी हम बॉयल कर रहे हैं, आप यहां फिर से लिख सकते हैं बॉयल, जब भी हम बॉयल कर रहे हैं तो देखिए हमेशा कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनता है। चूंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन रहा है इसलिए इस हार्डनेस को हम कहते हैं कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। तो कार्बोनेट हार्डनेस कहने का यही मतलब है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा कार्बोनेट होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से जानते हैं। तो मेन बातें क्या है, क्या क्या बातें याद रखने वाली हैं। पहली बात याद रखिएगा कि हमेशा ये हार्डनेस होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है इसको रखिएगा। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसे लिखते हैं मैंने यहां लिखा है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को मैंने यहां पे लिखा है।
इस तरह की जो हार्डनेस है उबालने से दूर हो जाती है। ये सारी बातें हम किस में लिख सकते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस में। अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। परमानेंट हार्डनेस को कहते हैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी का मतलब ये है, अस्थायी कहने का सेंस ये है कि इस प्रकार की हार्डनेस को आप पानी को बॉयल करके दूर नहीं कर सकते। यानी अगर आप पानी को बॉयल कर रहे हैं तो इस तरह की हार्डनेस दूर नहीं होगी। तो कैसे भाई होगा और किस आयनों से होता है, ये सारी बातें हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए कैसे देखने वाले हैं। तो अगला जो हेडिंग हमारा होगा उसका नाम है परमानेंट हार्डनेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारे वीडियो लगातार मिलते रहें। देखिए दूसरा जो है इसे हम कहते हैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता या इसे हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। अस्थायी कठोरता की बात करेंगे तो जो अस्थायी कठोरता होगा उसमें भी कैल्शियम आयन होगा और साथ ही साथ क्या होगा, मैग्नीशियम आयन होगा। लेकिन इस बार कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ जो होगा, एक जो आपका निगेटिव आयन होगा वो होगा सल्फेट आयन, और जो दूसरा निगेटिव आयन है वो कौन सा है, वो है क्लोराइड आयन। यानी अगर वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड उपस्थित हैं तो इस तरह की जो हार्डनेस होती है उसे हम कहते हैं अस्थायी कठोरता। तो कठोरता परमानेंट हार्डनेस जब कभी भी होगा वो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण होगा। आपको इन आयनों को लिखना भी आना चाहिए। जैसे कैल्शियम सल्फेट की हम बात करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट देखिए ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट देखिए ऐसे लिखा जाएगा। और अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड देखिए ऐसे लिखा जाता है। तो अगर ये आयंस पानी में मौजूद हैं तो इसके कारण जो हार्डनेस होगा उसे हम कहेंगे परमानेंट हार्डनेस। तो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये 6 आयंस हैं, ये 6 आपके सॉल्ट हैं। कौन से 6 सॉल्ट हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड। तो ये 6 सॉल्ट ऐसे सॉल्ट्स हैं जो पानी में पाए जा रहे हैं। तो इनके कारण जो है वाटर जो है उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। आप वैसे भी पहचान कर पाएंगे। क्यों भी पहचान कर पाएंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल वाटर आपको दे दिया जाए और आपको हार्ड वाटर भी दे दिया जाए तो नॉर्मली आप पहचान नहीं कर पाएंगे कौन सा हार्ड वाटर है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे जो आप सॉल्ट देख रहे हैं ये पानी में घुलनशील है। तो चूंकि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, तो देखने पे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम इसे देख करके नहीं बता सकते हैं। हम जब कभी भी इसके एक्शन को देखते हैं कि वाटर का एक्शन कैसा है तब हम बता पाते हैं हमारा वाटर कैसा होगा। तो ये हमने देखा कि कठोरता किसे कह रहे हैं, फिर देखा हमने कठोरता के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, और कठोरता का प्रकार जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह के सॉल्ट या आयंस मौजूद हैं पानी में। परमानेंट हार्डनेस को एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। जैसे वो कार्बोनेट हार्डनेस था वैसे ही इसका दूसरा नाम देते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्यों, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट से कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इसको बॉयल करके दूर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ढेर सारी विधियां हैं। उस विधियों के द्वारा हम इस तरह के हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। अब मन में क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ कि भाई हम हार्डनेस पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो सीधा सीधा सोप से रिलेटेड है। लेकिन एक्चुअल में ये सोप से नहीं रिलेटेड है, ये किस तरीके से हम लोगों से रिलेटेड है, जरा इस बात को भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वाटर है, अगर इस वाटर में ये सारे आयन मौजूद अगर हैं, ये देखिए ये सारे आयन्स अगर मौजूद हैं, ये तो क्या होता है
तो मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री है या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसमें पानी की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। पानी जो है एक सॉल्वेंट है, एक अच्छा सॉल्वेंट है, तो कोई भी इंडस्ट्रीज है वो बिना पानी के नहीं चलती है, तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और पानी की जब भी आवश्यकता होगी तो पाइपलाइन लगानी पड़ती है। तो जब भी पाइपलाइन लगाई जाएगी, कोई बॉयलर है उसके चारों तरफ जो पानी की सर्कल्स होती हैं, उन सभी में क्या है, पाइप के द्वारा पानी को लाया जा रहा है। तो होता क्या है, अगर सपोज करिए आयरन की पाइपलाइन है ऐसा, और अगर ये सॉल्ट उसमें मौजूद है पानी में, तो ये क्या करते हैं, उस पाइप का ये कोरोजन करते हैं। कोरोजन समझते हैं ना, संक्षारण, मतलब उसे कमजोर बनाते हैं ऐसा। तो एक्चुअली हमारा फोकस कहां पर है, हमारा फोकस उस पाइपलाइन को सेव करने पर फोकस है कि हम किस तरीके से इन सारी अशुद्धियों को पानी से बाहर निकाल सकें, जिससे क्या हो, जिससे हमें जो हमारा वाटर मिले वो क्या हो जाए, वो साफ रहे, और जो कोरोजन की प्रॉब्लम है वो कोरोजन की प्रॉब्लम ना रहे। तो हमारा मेन फोकस ये है कि जो इंडस्ट्रीज या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनमें पानी की जो सप्लाई हो रही है उनको कैसे ट्रीट किया जाए कम पैसे में और साथ ही साथ कम समय में। तो ये ट्रीटमेंट की प्रोसेस भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, अब सपोज करिए, अब आगे हम देखने वाले हैं इसमें और भी बातों को। अब देखिए, मान लीजिए किसी पानी में जो है कैल्शियम सल्फेट की मात्रा पाई जा रही है, तो अगले ने कहा कि भाई ऐसा है कि कैल्शियम सल्फेट की मात्रा पाई जा रही है, तो उसने बताया कि भाई देखिए ऐसा है कि 200 मिलीग्राम पर लीटर क्या है, कैल्शियम सल्फेट है ऐसा एक पानी में। अब एक और सैंपल लिया गया, अब उसमें किसी ने बताया कि भाई 150 मिलीग्राम पर लीटर जो है ये मैग्नीशियम सल्फेट पाया जा रहा है। एक और सैंपल लिया गया, एक सैंपल और लिया गया, तो उसमें पाया गया कि भाई यहां पर भी 200 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। एक और सैंपल लिया गया और यहां देखा गया कि 150 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम क्लोराइड है। अब ये सब डाटा जब पास में आया तो बड़ी कंफ्यूजिंग है कि भाई देखिए कौन सा वाटर अच्छा है। एक ने कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में दिखाया है, एक ने कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में दिखाया है, एक ने कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में दिखाया है और एक ने मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में दिखाया है। अब इसको कंपेयर कैसे करें, अब हम कैसे जान पाए कि किस वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम या ज्यादा है, क्योंकि देखिए 4 अलग अलग सॉल्ट हैं और चारों अलग अलग सॉल्ट में कंसंट्रेशन अलग अलग बताया जा रहा है। अब कंपेयर कैसे होगा, कंपेयर तब हो पाएगा जब ये चारों जो होंगे किसी एक पैरामीटर पर आएंगे, तब हम कंपेयर कर पाएंगे। यानी 4 अलग अलग सॉल्ट ना होकर के कोई एक सॉल्ट होगा, तब ना कंपेयर हो पाएगा भाई, अदरवाइज कंपेयर कैसे हो पाएगा। तो अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हार्डनेस कुछ भी हो, किसी भी तरह की हार्डनेस हो, लेकिन इस हार्डनेस को दिखाना कैसे है, इस हार्डनेस को हमेशा दिखाना किसमें है, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में हमेशा। अब हार्डनेस से नहीं मतलब है, हार्डनेस कैसी भी आपकी हो, लेकिन उसे आपको जब एक्सप्रेस करना होगा, जब आपको बताना होगा, तो हमेशा किसमें बताएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में बताना होगा। कैसे बताया जाता है, किस तरीके से फार्मूला इस्तेमाल होता है, इस बात को अब देखने जा रहे हैं। तो यह देखते हैं इसे। अगला हेडिंग होगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग होगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। इन इंग्लिश में भी और हिंदी में एक जैसा ही है। अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दे सकते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। तो इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है ऐसा। हमने कहा कि किसी तरह की भी हार्डनेस है, आप जब भी आप लिखेंगे तो हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में लिखना है। इसके 2 मेन रीजन है। पहला रीजन ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार है, अणुभार को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप इंग्लिश समझ रहे हैं तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप इसे निकालेंगे तो जब निकाल के देखते हैं, देखिए कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है, 40 है,
ऐसा, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 है, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और एक एटम का होता है 16 ऐसा। तो यानी अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 40 + 12 और 48 ऐसा, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 100। तो देखिए 100 इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। 100 से चाहे आप डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, हमेशा 100 से डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये आसान होता है। तो पहला ये है कि आपका जो कैलकुलेशन होगा वो काफी इजी होगा। तो पहला रीजन ये है, इसलिए हम जो भी हार्डनेस है उसको एक्सप्रेस किस में कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस के फॉर्म में। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि ज्यादातर केसेस में कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या होता है, ये जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है अवक्षेप के फॉर्म में बनता है ज्यादातर कंडीशंस में ऐसा। यानी ज्यादातर कंडीशन ऐसी होती है कि जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद वो क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसके नाते हम क्या करते हैं कि जो हार्डनेस है उसको भी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा दूसरा रीजन है। तो ये दो रीजन के नाते हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हार्डनेस है उसे कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। अब कैसे से कर सकते हैं, या देखते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर आप सपोज करिए कि कोई भी हार्डनेस है और उसे आपको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे आप कर सकते हैं। तो फार्मूला देखिए कैसा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में बदलना है। देखिए तुल्यांक कहते हैं इसे, तो कैसे इसे कर सकते हैं, तो आपको करना क्या होगा कि जिस किसी को भी आपको बदलना है उसका क्या करिए, उसका अमाउंट लीजिए, उसका लिखिए अमाउंट ऑफ द सॉल्ट, लवण की मात्रा। अगर इसे हम लिख रहे हैं तो इसे हम कहेंगे लवण की मात्रा, जिसे आपको चेंज करना है उसका लवण की मात्रा ऐसा। और फिर क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए उसको, किससे डिवाइड करिए, उसी सॉल्ट के तुल्यांकी भाग से। यानी क्या लिखिएगा, लिखिएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, यानी लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार से डिवाइड कर दीजिए आप ऐसा। और फिर क्या करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार ऐसा। या इंग्लिश अगर आप लिख रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऊपर का हटा दे रहे हैं, ये पहले का लिखा हुआ है ऐसा, ये हो जाएगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल आपको करना है, जिस किसी भी सॉल्ट के अमाउंट को या उसके कंसंट्रेशन को आपको बदलना है कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स में, तो आप क्या करिए, उस सॉल्ट का अमाउंट ले लीजिए, जितना भी उसका अमाउंट है, साथ में उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्यांकी भाग से। अब ये सब कुछ सही है, लेकिन दिक्कत कहां पे आ रही है, इसको लेकर के तुल्यांकी भाग क्या चीज है। तो तुल्यांकी भाग सॉल्ट का कैसे निकालते हैं, तो तुल्यांकी भाग अगर हम देखें, तुल्यांकी भाग अगर आपको सॉल्ट का निकालना है तो तुल्यांकी भार क्या होता है, ये बराबर होगा सॉल्ट के, यानी ये बराबर होगा इसके अणु भार से, और साथ ही साथ क्या होगा, इसकी पॉजिटिव संयोजकता से, संयोजकता ऐसा, ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, तुल्यांकी भार निकल जाएगा। यानी इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो अणु भार से उसकी संयोजकता को डिवाइड करिएगा, पॉजिटिव वाली संयोजकता को, तो निकल जाएगा। तो अब देखिए जैसे हमको निकालना है, तो अगर निकाल करके हम लोग देखते हैं सभी का। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कैल्शियम आयंस हैं और मैग्नीशियम आयंस हैं, और इस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के क्या है, बाइकार्बोनेट्स हैं, या तो सल्फेट्स हैं,
या तो क्लोराइड से, ऐसा। ओके, यानी जब कभी भी हमारे पॉजिटिव आयंस हैं तो इनकी जो वैलेंसी है या इनकी जो संयोजकता है वो हमेशा 2 है। देखिए भाई, चाहे कैल्शियम आयन लेंगे चाहे मैग्नीशियम आयन लेंगे, हमेशा उसकी वैलेंसी या जो संयोजकता होगी 2 मानी जाएगी, 2 ली जाएगी। तो यानी ये कहने का मतलब है कि जब कभी भी हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ये फार्मूला कैसे होगा, तो देखिए आप किसी के लिए निकालेंगे, किसी भी सॉल्ट के लिए निकालेंगे तो होगा क्या, ये लवण की मात्रा तो रहेगी, ये तो आपका रहेगा, ये लवण की मात्रा तो रहनी चाहिए, ऐसा ऐसा। और साथ ही साथ क्या होगा, लवण का जो भी कोई भी लवण है, लवण का अणुभार भी आएगा, ये भी आएगा। और इस अणुभार को आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा फार्मूले से, क्योंकि आपको तुल्यांकी भार निकालना है। और फिर देखिए इधर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार निकालना है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार निकालना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का लिखना पड़ेगा क्या चीज, अणुभार, ऐसा। और चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम की वैलेंसी देखिए कितनी है, 2 है, यानी इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना होगा। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार हो जाएगा, और ये डिवाइड कितने से हो जाएगा, ये भी डिवाइड होगा 2 से, इस प्रकार से। अब जरा ठीक कर लेते हैं, इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, फिर से देखिए, ये हो जाएगा लवण की मात्रा, ऐसा, मल्टीप्लाई बाई कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार हो जाएगा, ऐसा, इस तरीके से। एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा लवण का अणुभार, ऐसा। और इधर देखिए, ये जो 2 डिवाइड में था अब ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो नीचे था ये यहां आ जाएगा, ऐसे। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका जो फार्मूला इस समय यहां पे तुल्यांकी भार के फॉर्म में था, अब फार्मूला जब ध्यान देंगे तो ये फार्मूला बदल किसमें जाएगा, अणुभार में बदल जाएगा। तो यानी कहने का ये मतलब है कि हम 2 तरीके की फार्मूले ध्यान में रख के क्वेश्चंस को करते हैं। पहला फार्मूला, जब तुल्यांकी भार दिया है तो हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट से होगा, जिस किसी भी सॉल्ट का बदलना आपको है उसका अमाउंट लिखिए, उसकी मात्रा लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्यांकी भार से, और डिवाइड कर दीजिएगा जो भी यहाँ पे सॉल्ट आपने लिया है उसके इक्विवेलेंट वेट से। अब अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला अणुभार के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फार्मूले को कैसे लिखना होगा, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, इसको तुल्यांक कहते हैं। ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से इसको तुल्यांक लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा सॉल्ट का अमाउंट यानी लवण की मात्रा, ऐसा, मल्टीप्लाई बाई कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार भी हमने निकाल के दिखाया है आपको कि कैसे इसका निकालते हैं, और डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ पे सॉल्ट है उसी सॉल्ट का क्या लेना है, अणुभार, ऐसा। ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 फार्मूले अपने कॉपी में नोट कर ले, दोनों के दोनों फार्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं 2 फार्मूले पे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 2 फार्मूले में यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो आप इसको कहीं पर फेयर फॉर्म में कर लें, ऐसा। आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी को नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश वाले को नोट कर लेंगे। तो ये 2 फार्मूले का इस्तेमाल होगा। अब फार्मूले का इस्तेमाल कैसे होगा इस बात को हम देखने जा रहे हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप थोड़ा सा प्रिपेयर आपको कर रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, 2 कॉलम बनाइए अपनी कॉपी में। अगर आप 2 कॉलम अपनी कॉपी में बनाती हैं तो हम उसमें आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग अणुभार निकालते कैसे हैं। क्योंकि देखिए लवण की मात्रा क्वेश्चन में दिया रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार है निकाल लेंगे,
दिक्कत कहां पे आती है, ये जो सॉल्ट है इस सॉल्ट का अणुभार कैसे निकाला जाए। तो अगर आपके पास ये डाटा नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम दो कॉलम देखने जा रहे हैं, दो कॉलम बनाइए अपनी कॉपी में, फिर हम देखते हैं इसमें। ऐसे बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें जहां भी आपको दिक्कत आ रही है, और भी बच्चे जो आपके संपर्क में उन्हें भी बताएं। ठीक है, देखिए हमने टेबल के फॉर्म में कहा था, तो कुछ नहीं आपको करना है, दो टेबल दो आपको बनाने ऐसे हैं। देखिए एक में सॉल्ट लिखिएगा, सॉल्ट्स हैं, और सॉल्ट्स का हम यहाँ पे अणुभार निकालना सीख रहे हैं। अणुभार देखिए कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो बार बार आएगा ये। तो कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक वेट को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अणुभार को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऐसा, उसको आप ऐड करते हुए चले जाइए। जैसे कैल्शियम का देखिए कितना होता है, 40 मीटर है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन देखिए कितने एटम है, 3 एटम है। तो अगर एक का 16 है तो 3 का 16 गुणे 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12, और ये हो जाएगा आपका 48 ऐसे, ये हो जाएगा 10, और कितना हो जाएगा 4 4 8 9 और 10 100, यानी इसका अणुभार 100 आता है। इसी तरह अगर हम देखें किसका, इसी तरह अगर हम देखें कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, ऐसा फार्मूला है। अगर इसका अणुभार हमें निकालना है तो फिर क्या करना है, सभी का एटॉमिक वेट लिखना होगा। तो जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है, 40 है, और आपस में सबको ऐड करते चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 का मतलब है कि पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको 2 को मैंने आगे कर दिया है। हाइड्रोजन का मतलब होता है 1 ऐसा, कार्बन का 12 है इस तरीके से, ऑक्सीजन का 16 है, और 3 एटम है, इसका मतलब है 16 इंटू 3 इस तरीके से। ये 40 कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका, मैं साइड में कर देता हूं, 48 ये हो गया है, ये हो गया है 12, और ये हो गया 1 ऐसा। 8 2 10 एंड 11, एक कैरी चला गया ऐसा, 4 5 और 1 6, यानी 61 इस तरीके से। तो यानी ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 61 ऐसा, और ये हो गया 40, और प्लस ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 6 2 1 जा 2 और 6 दूना 12 ऐसा, 122, और अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 162 इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या दिख रहे हैं, किस तरीके से हम अलग अलग सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं। तो इस तरीके बहुत ही आसान तरीका है, आप सबके एटॉमिक वेट को ऐड अप करते जाएंगे और इस तरीके से आपको अणुभार निकल जाएगा। तो ये निकालना आपको आना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं निकाल पाएंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसमें कहीं भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बार बार प्रैक्टिस करें। अगला जो वीडियो हमारा होगा, जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम एक बार फिर से जो है थोड़ा सा उसको बताएंगे, और जितने भी सॉल्ट और बचे हैं उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। ओके।